गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं राजीव कुमार आप लोगों को बीच जो है हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है आर्ट्स विद राजीव सर, वहाँ पे सर्च करके भी आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समय की शुरुआत से, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द टाइम। इसमें हम लोग उन सभी टॉपिक की चर्चा करेंगे जब से मानव की शुरुआत हुई, अर्थात इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मानव कब और कैसे अस्तित्व में आया, कितने साल पहले आया, और मानव का जो विकास हुआ, मानव का जो क्रमिक विकास हुआ, उसमें उनका रूप परिवर्तन किस तरह का हुआ, कितने साल पहले हुआ, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे या हासिल करेंगे। तो चलते हैं आगे, जानने का प्रयास करते हैं कि मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले जानिए कि धरती पर मानव का अस्तित्व लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो आया। अर्थात जानिए कि मानव का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो क्या था, उसे हम क्या कहते थे? प्राइमेट कहते थे। प्राइमेट कौन होता था? प्राइमेट एक स्तनपायी प्राणियों का समूह होता था, जिसे हम वानर, इंग्लिश में एप या लंगूर जो भी कह सकते हैं, उन्हें ही कहा जाता था प्राइमेट। जो स्तनपायी हो, जो अपने ही जैसा अपने बच्चों को जन्म देता हो, उन्हें दूध पिला सकता हो और उसे बड़ा, उसी के माध्यम से वो बड़ा होता हो। तो जो वानर की प्रजाति है, उन्हीं प्रजातियों को कहा जाता था प्राइमेट। क्या कहा जाता था? प्राइमेट कहा जाता था। ये लगभग 360 से लेकर के 240 लाख वर्ष पहले की बात है, जब हमारे धरती पर प्राइमेट नाम के प्राणी हुआ करते थे, अर्थात वानर हुआ करते थे। उसके बाद होमोनाइड जो है प्राइमेट का ही एक उपसमूह होता है। बस इसमें खासियत इस बात का है कि प्राइमेट यानी कि वानरों के इसमें पूंछ होते थे, लेकिन होमिनाइड्स में पूंछ नहीं हुआ करते थे। ये 240 लाख वर्ष पूर्व पाया गया था। ये कहाँ पाया गया था? एशिया और अफ्रीका में पाया गया था। एशिया और अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद देखते हैं कि होमोनाइड से उसके बाद मानव का क्रमिक विकास होता है होमोनिड में। किसमें होता है? होमोनिड में। आगे लिखा है कि 56 लाख वर्ष पूर्व, इसको अगर अमेरिकन सिस्टम में देखें तो इसे कहते हैं 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। इस यानी कि 56 लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणियों का अस्तित्व आया जिसे हम क्या कह सकते हैं? मानव कह सकते हैं। और ये वही मानव है जो मानव का रूप लगता हो, यानी कि चलना शुरू कर दिया हो, मानव ऐसा थोड़ा सा सीधा होना शुरू कर दिया हो। इसके पूंछ नहीं थे, लेकिन शरीर पर बाल थे। मानव का रूप या मानव इसे हम कह सकते हैं, और इसी को कहा गया होमोनिड। क्या कहा गया? होमोनिड कहा गया। और होमोनिड का जीवाश्म जो है वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पाया गया। कहाँ पर? अफ्रीका में पाया गया। कहाँ पाया गया? अफ्रीका में पाया गया। तो ये सवाल बनेगा यहाँ पर कि मानव का अस्तित्व या मानव के जीवाश्म या सर्वप्रथम मानव कहाँ देखा गया, पाया गया? अफ्रीका में। सर्वप्रथम किस मानव का जीवाश्म पाया गया? होमोनिड का। किस मानव का? होमोनिड का जीवाश्म पाया गया। और कहाँ से पाया गया? अफ्रीका से पाया गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पता चल गया कि मानव का प्रारंभिक रूप कैसा था? प्राइमेट, एक वानर थे। उसके बाद उन्हीं जातियों का एक उपसमूह बना प्राइमेट का ही, जिसे हम कहते हैं होमोनाइड। और होमोनाइड की खासियत यह था कि उसके पूंछ नहीं होते थे। उसके बाद उनका और विकास हुआ, और वो लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व की बात था जब होमोनाइड्स थे, लेकिन 56 लाख वर्ष पूर्व में उसका रूप परिवर्तित हुआ और मानव की तरह वो दिखने लगे, जिसे हम क्या कह सकते हैं? उसको होमोनिड। क्या कहते हैं उसको? होमोनिड। क्लियर? ये सवाल आएगा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि होमोनिड का उद्भव या उत्पत्ति कितना वर्ष पहले हुआ होगा? 56 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले। कोई दिक्कत? चलिए
तो अब बारी आती है कि होमोनिड जिसको हम मानव कह सकते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या था। तो जानते हैं कि करके कि होमोनिड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले होमोनाइड जो था, जो इसके पहले यानी कि प्राइमेट के उपसमूह थे, ठीक है ना, होमोनाइड का मस्तिष्क होमोनिड से क्या था, छोटा था, अर्थात होमोनिड का मस्तिष्क होमोनाइड से बड़ा था। यही हुआ ना। फिर होमोनाइड जो है, हम चर्चा किसका कर रहे हैं, होमोनिड में। तो दो पैरों के बल चलने की क्षमता किसके अंदर आ गई, होमोनिड के अंदर। अब वो चार पैरों के बजाय दो पैरों पे चलने लगे, अर्थात आगे का जो दो पैर है वो फ्री हो गया, अर्थात पूरी तरह सीधे तो नहीं चल सकते, पैर टेढ़ा कमर टेढ़ा, लेकिन खड़ा होना सीख मतलब जान गए, और वो दो पैरों के ऊपर चलने की क्षमता उसके अंदर आ गया, खड़ा हुए और चलना भी शुरू कर दिया। इसके कारण अब वे लोग पेड़ों पे ना रह करके जमीन पर चलने लगे और उतरकर रहने लगे। आगे हाथों की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था तथा इस्तेमाल कर सकता था। जब वे दोनों हाथ फ्री हो गए तो उन हाथों से वो क्या करने लगे, एक्टिविटी, तरह तरह के क्रियाएं करने लगे। जो मस्तिष्क कहता हाथ उसको कर देता। तो उसके हाथ ऐसे हो गए ताकि वो औजार भी बना सकते थे, अर्थात वो दो हाथ के माध्यम से वो सीधे खड़े होकर चलने लगे, क्रियाएं करने लगे बहुत सारा, ठीक है ना। जो दिमाग आदेश देता हाथ उसको तुरंत करने का प्रयास करता, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, इसकी होमिनिड की विशेषता है। अब समझिए कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमिनिड के वंशज थे, अर्थात जैसे होता है किसी भी, देखिएगा कि बिल्ली के कई सारी प्रजातियां होती है, कुछ बिल्ली छोटी होगी, है ना, कुछ बिल्ली थोड़ी सी बड़ी होगी, कुछ थोड़ी देखने में खूंखार लगेगा। आप उसी तरह से कुत्ते को देख लो, कोई कुत्ता छोटे प्रजाति, कोई ऐसे रहेंगे लंबे लंबे बाल होंगे, सफेद होंगे, बड़ा पालतू, बड़ा प्यारा लगेगा। आपको जितने भयानक लगेंगे दूर से देखने के बाद क्या लगेगा, डर जाएंगे आप। तो उसी तरह से होमोनिड के कुछ प्रजातियां था, इसमें एक आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसे होमोनिड का ही वंशज माना जाता है। किसका वंशज, होमोनिड का ही वंशज माना जाता है। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला ऑस्ट्रल, कौन सा वर्ड, ऑस्ट्रल प्लस पिथिकस, ऑस्ट्रल प्लस पिथिकस। ऑस्ट्रल एक लैटिन वर्ड है, ऑस्ट्रल क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और पिथिकस एक यूनानी वर्ड है। आता है समझ में, ऑस्ट्रल एक लैटिन वर्ड है और पिथिकस एक यूनानी वर्ड है। ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिण और पिथिकस का मतलब होता है वानर, अर्थात दक्षिणी वानर। कौन सा वानर, दक्षिणी वानर। तो दोनों को जोड़ दिया तो बन गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का अर्थ क्या निकल के आया, दक्षिणी वानर, ठीक है। कौन सा, दक्षिणी वानर। और दक्षिणी वानर का पूछ ले सवाल कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस किस भाषा से या किन दो भाषा से मिलकर बना है, या किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा लैटिन और यूनानी, लैटिन और यूनानी भाषा। कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब ये सवाल आएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो जीवाश्म खोजा वो कब खोजा गया और किसने खोजा, जिसने ये प्रूव किया कि ये होमोनिड का ही एक वंशज है। कुछ उसमें डिफेक्ट, कुछ ना कुछ अंतर पाया, कुछ ना कुछ उसमें समानताएं पाया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि होमोनिड का ही क्या ये वंशज है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज जो है रेमंड डॉट ने किया। किसने किया, रेमंड डॉट ने किया। कब किया, 1924 ईस्वी में किया। कब किया, 1924 में। तो इसको आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए, अपने कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके आने वाले आगे क्लास में बहुत ही काम आएगा। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। आगे चलिए। अब कहता होमो भी, मैंने बताया था कि होमोनिड का वंशज कौन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक उसी प्रकार होमो भी होमोनिड के वंशज थे, अर्थात होमोनिड से मिलता जुलता दो वंशज माना गया, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस का और दूसरा होमो का, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दूसरा होमो। कोई दिक्कत, चलिए। होमो जो है एक लैटिन भाषा है। कौन सा भाषा, लैटिन भाषा है, जिसका अर्थ होता है मानव या फिर आदमी, मानव या फिर आदमी। कोई दिक्कत, तो मानव के जैसा दिखने वाला मनुष्य था, इसके लिए इसका नाम रख दिया गया होमोनिड।
इसके बाद जो भी मानव का क्रमिक विकास हुआ, इसके बाद होमोनिड के बाद आया होमो हैबिलस, उसके बाद आया होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सैपियंस, यानी सभी मानव के क्रमिक विकास में सभी का नाम के आगे क्या लगाया गया? होमो। ऐसा माना गया कि जो प्रजाति बच गया वो केवल होमो का ही बच गया, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस एक समय के बाद क्या हो गया? लुप्त हो गया। इसलिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस का कोई प्रजाति यहाँ देखने को नहीं मिला। कोई दिक्कत? चलिए, तो कहा गया कि 25 लाख वर्ष पूर्व, कितने लाख वर्ष पूर्व? 25 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हिमयुग युग मतलब चारों तरफ जो बर्फ से जो ढका हुआ था पृथ्वी, ठीक है ना, और जिसके वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या हो गया? लुप्त हो गया। यह प्रजाति लुप्त हो गई और अस्तित्व में रह गया तो कौन रह गया? केवल होमो रह गया। होमोनिड का एक वंशज लुप्त हो गया और दूसरा वंशज जो था हमारा होमो, वो अस्तित्व में पाया गया। कोई दिक्कत? तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो है ये दो पैरों के सहारे खड़ा होकर चलना सीख लिया, हाथ को फ्री कर दिया, ये था होमोनिड, ये बना होमो हैबिलस, ये बना होमो इरेक्टस, ये बना निएंडरथल, और ये बना आधुनिक मानव, जिसको कहते हैं होमो सैपियंस। तो ये है मानव का क्रमिक विकास। जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास होता गया, उसके मस्तिष्क का आकार भी क्या हो गया? बढ़ता चला गया। उसके मस्तिष्क का आकार भी बढ़ता चला गया, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे विकसित होती चली गई। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है होमोनिड के बाद आता है बारी होमो हैबिलस। ठीक है, होमोनिड का अस्तित्व कब पाया गया? 56 लाख वर्ष पूर्व, जिसे हम मानव कह सकते हैं। ठीक है ना। तो होमोनिड के बाद आता है होमो हैबिलस। ये कब आता है? 22 लाख वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है ना। ये इसका जीवाश्म जो है वो कहाँ कहाँ पाया गया? तो इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज में पाया गया। किसका जीवाश्म पाया गया? होमो हैबिलस का। ठीक है, इस मानव का जीवाश्म जो कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया? इथोपिया में। कहाँ पाया गया? इथोपिया में ओमो। ठीक है, और तंजानिया में ओल्डुवई नाम का स्थान है, वहां से इनके जीवाश्म पाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे तो होमो हैबिलस के बाद बारी आती है होमो इरेक्टस। किसकी बारी आती है? होमो इरेक्टस, यानी कि मानव का एक जो विकास था उसके क्रम में आते हैं कौन? होमो इरेक्टस। इसका जीवाश्म जो है कहाँ पाया गया? अफ्रीका में। और कहाँ पाया गया? एशिया में भी पाया गया। साथ ही साथ विद्वानों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि होमोनिड 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका सहित एशिया एवं यूरोप में पहुंचे। कौन पहुंचे? होमोनिड। इसीलिए क्योंकि होमोनिड को कहां पाया गया था? अफ्रीका में। तो अफ्रीका से चलकर वो दक्षिणी अफ्रीका में आए नीचे, उत्तरी अमेरिका में ऊपर भी पहुंचे, साथ ही साथ एशिया में भी आया और यूरोप में भी। इसलिए इन सभी, चूंकि जब होमोनिड आया तो उसी का क्रमिक विकास है होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस अगर भारत में भी पाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अफ्रीका से चलकर जरूर भारत आया होगा, अर्थात एशिया में आया होगा, तभी तो उसके जीवाश्म कहाँ मिला? हमें भारत में मिला। कोई दिक्कत? चलिए, फिर आगे आता है होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मानव। किसकी? निएंडरथल मानव। देखिए, यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से एक विद्वान है जिसका नाम है कार्ल फुलरॉड। ये एक स्कूली शिक्षक होते हैं। इन्होंने क्या किया? जर्मनी में 2 स्थानों पर, कौन सा? हाइडेलबर्ग, कहां से? हाइडेलबर्ग और निएंडर घाटी, ये 2 स्थान हैं जर्मनी में जहां से कुछ आदि मानव के जीवाश्म पाए थे। और इन्हें जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि हाइडेलबर्ग से जो जीवाश्म मिला है वो किसका है? होमो हाइडेलबर्गेसिस का है। ठीक है, ये जीवाश्म किसका है? होमो हाइडेलबर्गेसिस का। ठीक है, ये जीवाश्म कहाँ से पाया गया? हाइडेलबर्ग से। तो जो जीवाश्म जहाँ से पाया गया उसी के नाम पर रख दिया गया होमो हाइडेलबर्गेसिस। क्लियर? अच्छा, निएंडर घाटी से
जिसका जीवाश्म मिला उसका नाम रख दिया गया होमो निएंडरथैलेसिस, निएंडरथैलेसिस। ठीक है, तो इसका जीवाश्म कहाँ से मिला? निएंडर घाटी से, इसलिए इसका नाम पड़ गया होमो निएंडरथैलेसिस। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो दोनों जगह से मिला, तो निएंडरथल घाटी से किसका मिला? निएंडरथैलेसिस का मिला। ठीक है, होमो निएंडरथल मानव का जीवाश्म कहाँ से मिला? निएंडर घाटी से मिला। हाइडेलबर्गेसिस का जीवाश्म कहाँ से मिला? हाइडेलबर्ग से मिला। दोनों के नाम क्या है? क्योंकि मानव थे इसलिए क्या लगा दिया गया? होमो लगा दिया गया। दोनों के जीवाश्म जो पाया गया, एक पाया गया कि दोनों अलग अलग जगह से पाया गया, दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं थी, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगा दिया गया? होमो, क्योंकि ये क्या है? मानव के ही स्वरूप थे। कोई दिक्कत? चलिए, अब आता है बारी कि होमो हाइडेलबर्गेसिस का जीवाश्म जो है कब पाया गया? 8 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व का था, है ना। आज से 8 लाख से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व का क्या था? वो जीवाश्म था। ठीक है, और होमो निएंडरथैलेसिस का जीवाश्म जो पाया गया 1,30,000 से लेकर के 35,000 वर्ष पहले जो है यह पाया गया था। लेकिन ये क्या था? उसके बाद ये लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लुप्त। निएंडरथल मानव की जो प्रजाति है वो भी धीरे धीरे क्या होती है? लुप्त हो जाती है। यह जो मानव था निएंडरथल, वो कहाँ कहाँ पाया गया? यूरोप में, पश्चिमी और मध्य एशिया में पाया गया। ठीक है, तो यूरोप में भी पाया गया कौन? निएंडरथल मानव, और पश्चिमी और मध्य एशिया में भी पाया गया क्या? निएंडरथल मानव। लेकिन एक समय के बाद 35,000 वर्ष पहले क्या होता है? निएंडरथल मानव लुप्त हो जाते हैं। अब क्या होता है? ये जो है होमो हाइडेलबर्गेसिस का जो प्रजाति है, ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप में विकसित हुए, और इन्हीं का क्रमिक स्वरूप अर्थात होता है इसका अगला स्वरूप जो है, अब इसके स्वरूप के जगह ले लिया। कौन ले लिया? होमो सैपियंस। इसका विकसित रूप है किसका? हाइडेलबर्गेसिस मानव का। होमो हाइडेलबर्गेसिस मानव का विकसित रूप क्या है? होमो सैपियंस। तो मानव के क्रमिक विकास में आपको कौन कौन मिला? सबसे पहले होमोनिड मिला। कौन मिला? होमोनिड। फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल या फिर हाइडेलबर्गेसिस। ठीक है, उसके बाद कौन आया? होमो सैपियंस। क्लियर? तो होमो सैपियंस जो है इसी को कहा गया आधुनिक मानव। कौन सा मानव? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव क्यों कहा गया? क्योंकि एक चिंतनशील मानव थे। ठीक है, चिंतनशील मानव थे, इसलिए इसे कहा गया होमो सैपियंस। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए, अब है कि ये जो आदि काल के जो मानव थे, आरंभिक काल के जो मानव थे, ये आखिरकार अपना जीवन यापन कैसे करते थे? तो अपना जीवन यापन ये लोग आखेट और संग्रहण करके ही करते थे, अर्थात शिकार करके और जंगली पौधों या पेड़ पौधे से फल फूल कंदमूल जो है उसको इकट्ठा करके ही अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। यही उसका प्रमुख साधन था आजीविका का, जीवन जीने का। ठीक है, तो सवाल उठता है कि आरंभिक मानव भोजन जो है किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो किस प्रकार प्राप्त करते थे? आखेट करके, जिसका मतलब क्या होता है? शिकार करना, और संग्रहण यानी कि जंगली फूल पेड़ पौधे से फल फूल कंदमूल जो भी फड़ता होगा उसका जो है वो तोड़ करके उसको जमा करते थे और उसी का उपयोग करते थे। आप देखिए, ये जो आरंभिक मानव है ये जानवरों को मार कर टांग करके ले जा रहे हैं। इसमें देख लीजिए एक लंबा सा भाला टाइप का है जो इसका विकास किया था इन लोगों ने पत्थरों का, उससे इन्होंने विभिन्न प्रकार के जानवरों को जो मारते थे। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि तरह तरह के मनुष्य जो है पेड़ पौधे से जो फल फूल होते हैं इसको तोड़ करके रखते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर खाते हैं। इसमें इसको देख सकते हैं चाचा को, कि चाचा देखिए आराम से बैठ के अमरूद खा रहे, काटे खा रहे, पता नहीं। ठीक है, तो पहले ज़माने के लोग ये गैदरिंग करके, यानी जो भी जंगलों से फल फूल मिल जाता था ये उसी से गुजारा अपना करते थे। तो अगर कहा जाए कि आरंभिक काल के मानव अपना जीवन यापन किस पर निर्भर थे या किस प्रकार करते थे? आखेट करके और संग्रहण, यही जरिया था उनके जीवन जीने। वो दिक्कत समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब बारी आती है स्टोन एज। ठीक है, जो काफ़ी चीज़ आप लोगों के लिए है 11th क्लास के लिए, और बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको 11 से आगे आपको कंपटीशन लेवल तक की जानकारी आपको इसमें मिलेगा।
तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टोन एज। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, अर्थात पत्थरों का काल, पत्थरों का समय, जब पत्थरों का प्रयोग करके मानव विभिन्न प्रकार के औजार बनाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आता है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एज या फिर एरा, ठीक है। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक एज। कौन सा एज? मेसोलिथिक एज। और तीसरा आता है नव पाषाण काल, जिसे कहते हैं नियोलिथिक एज। क्लियर? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, कालखंड जो है, वो है 20 लाख से, कितना? 20 लाख से 12,000 वर्ष तक। कितना? 20 लाख से 12,000 वर्ष, यानी इतना लंबा समय कि मानव का संपूर्ण विकास, मानव के क्रमिक विकास, मानव संबंधी जो भी घटनाएं हुआ, सब के सब किसमें हो गया? पूरा पाषाण काल में। मानव मतलब बंदर से लेके मानव का पूरा रूप ले लिया। किस काल में? कब तक? पूरा पाषाण काल तक पूरा मानव का स्पष्ट रूप ले लिया। आधुनिक मानव पूरा पाषाण काल तक ही हो गया, यानी पूरा मानव का जितना भी हिस्ट्री है वो सब किसमें आता है? पूरा पाषाण काल में। लेकिन ये लंबे अवधि होने के कारण इतिहासकारों ने इसे भी 3 भागों में बांट दिया, ताकि अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया। पहला आता है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसे कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, और दूसरा आता है मध्य पूरा पाषाण काल, इसे कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा आता है उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। अर्थात पाषाण काल का शुरुआती दौर, ये बीच वाला दौर और ये अंतिम दौर, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका कालखंड भी दिया हुआ है कि 20 लाख से 1 लाख वर्ष का इतिहास किसमें मिलेगा? निम्न पूरा पाषाण काल में मिलेगा। 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व का जो इतिहास मिलेगा वो मध्य पूरा पाषाण काल में मिलेगा, और 40,000 से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो भी इतिहास मिलेगा वो उच्च पूरा पाषाण काल में मिलेगा। तो तीनों के कालखंड को अलग अलग करके और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम इन तीनों का अध्ययन कर लें, इसका मतलब हमने पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया। कोई दिक्कत? तो चलते हैं एक एक करके हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में क्या क्या हुआ, इस काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल में क्या होता है? मानव की उत्पत्ति, ठीक है। उसी काल में माना जाता है मानव की उत्पत्ति हुआ। उसका नाम होमोनिड। कहाँ से होता है? अफ्रीका से। कब होता है? 56 लाख वर्ष पूर्व होता है, अर्थात 5.6 मिलियन ईयर्स अगो होता है। कोई दिक्कत? चलिए, इसी काल में मानव जो है 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। किस काल में? निम्न पूरा पाषाण काल में। इस काल की प्रमुख संस्कृति चैलियन और सोहन संस्कृति, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल का सवाल है। फलक, बेडोल, मुष्टिधुरा, चापर चापिंग इस काल के क्या थे? प्रमुख औजार, अर्थात पत्थरों के बड़े बड़े औजार हुआ करते थे, ठीक है। मानव जो है वो गुफाओं में रहने लगे। मानव किस में रहने लगे? गुफाओं में रहने लगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में एक जिला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? रायसेन जिला। वहां से भीमबेटका नामक गुफा मिला, जो ये माना जाता है यह गुफा जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल का ही गुफा है, क्योंकि वहां से बहुत सारे हमें जीवाश्म मिले, चित्र मिले, जो ये बताता है कि ये निम्न पूरा पाषाण काल का क्या है? गुफा है। कोई दिक्कत? आगे कहता है मानव समूह में रहना प्रारंभ किया। 20 का 25 30 मानव एक जगह इकट्ठे होकर रहना शुरू किया। किस काल में? निम्न पूरा पाषाण काल में। कोई दिक्कत? और ये आजीविका, मतलब अभी भी शुरुआत से ही उनका आजीविका का साधन क्या है? आखेट और संग्रह। तो ये था निम्न पूरा पाषाण काल में जो भी घटनाएं हुई, इसका मुख्य बातें हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा आता है कौन सा? मध्य पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पूरा पाषाण। इस काल में क्या क्या होता है? देखिए, इस काल में निएंडरथल मानव आए।
अर्थात पूरा पाषाण काल में जो लंबा अवधि है 20 लाख से लेकर के 1 लाख तक है ना, 20 लाख से लेकर के 1 लाख तक निम्न पूरा पाषाण काल में, इसमें आपका प्राइमेट, होमोनिड्स, होमोनिड, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस सब के सब, ठीक है, किसमें आ गए? निम्न पूरा पाषाण काल में आ गए। अब बारी आती है मध्य पूरा पाषाण काल में। तो उसके बाद बताइए होमो इरेक्टस के बाद उसका अगला जो रूप होता है कौन सा होता है? निएंडरथल का होता है। तो मध्य पूरा पाषाण काल में कौन सा मानव अस्तित्व में थे? निएंडरथल मानव। कौन से मानव? निएंडरथल मानव। तो मध्य पूरा पाषाण काल में निएंडरथल मानव का अस्तित्व आ गया और इसकी जो प्रमुख संस्कृति था वो कौन सा था? मैस्टेरियन संस्कृति। इस काल के जो प्रमुख औजार था उसका नाम था खुरचनी, छिद्रक, हस्त कुठार आदि प्रमुख औजार थे, ठीक है। और प्रथम दार्शनिक मानव किसे कहा गया? निएंडरथल मानव को, क्योंकि बिल्कुल मानव की तरह दिखने वाला मनुष्य कौन था? निएंडरथल मानव, इसलिए इसे कहा जाता है प्रथम दार्शनिक मानव। आग की खोज किसने किया? निएंडरथल मानव ने किया। भोजन को पकाकर खाना शुरू किसने किया? निएंडरथल मानव ने किया। समाधान की प्रक्रिया यानी दफनाने की प्रक्रिया किसने शुरू किया? निएंडरथल मानव ने किया। किस काल में हुआ? मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है। और आजीविका अभी भी क्या था? आखेट और संग्रह। अभी भी आजीविका उसका आखेट और संग्रह। आगे चलते हैं। अब आता है उच्च पूरा पाषाण काल, अर्थात पूरा पाषाण काल का अंतिम समय, ठीक है। इस काल में क्या होता है? मानव का पूर्ण रूप जो है विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। अब इस काल में जो भी कुछ हुआ है वो किसके द्वारा किया गया? होमो सैपियंस के द्वारा किया गया। मध्य पूरा पाषाण काल में जो भी काम किया गया किसके द्वारा किया गया? निएंडरथल मानव के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो मानव का संपूर्ण विकास किस काल में हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन ऑप्शन में लिखा रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो क्या होगा? पूरा पाषाण काल, क्योंकि आखिरकार उच्च पूरा पाषाण काल तो पूरा पाषाण का ही तो भाग है, सुना है ना। तो मानव का पूर्ण रूप जो है वो होमो सैपियंस ने लिया किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में। ये कहाँ कहाँ पाया गया? एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाया गया। पत्थर के छोटे व नुकीले औजारों का प्रयोग इसी काल में किया जाता था। झोपड़ी यानी कि आवास बनाकर रहना शुरू कर दिया था इसी काल में। वस्त्र किसके बनते थे? जानवरों के बनते थे। किसके बनते थे? जानवरों के खालों को ही बनाए जाते थे। मूर्ति बनाना भी वो लोग शुरू कर दिए थे किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में। और आजीविका अभी भी क्या है उसका? आखेट और संग्रहण ही है। इसके बाद तो इस तरह से तीनों हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों को पढ़ने से हमें क्या मिला कि हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। अब बारी आती है किसका? मध्य पाषाण काल का। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की समय अवधि कितनी थी? 12,000 से 10,000। तो 12,000 से 10,000 वर्ष के बीच में क्या क्या हुआ? चलिए देखते हैं। देखिए माज दी एजिल नामक एक गुफा है, ठीक है, जो कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। यह गुफा, ऐसा विद्वानों ने बताया, ये गुफा कब की है? मध्य पाषाण काल की है। कब की है? मध्य पाषाण, ठीक है। अजीलियन संस्कृति किस काल की संस्कृति है? मध्य पाषाण काल की संस्कृति। अगर सवाल आ जाए कि सोहन संस्कृति किस काल की है, तो हम बोल सकते हैं पूरा पाषाण काल। अजीलियन संस्कृति किस काल की है? मध्य पाषाण काल की। जलवायु परिवर्तन इसी काल में होता है, यानी कि बर्फ जो पिघलने लगते हैं, जलवायु परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी काल की वजह से, बर्फ पिघलने की वजह से वे लोग अब बाहर खुलकर मैदानों में रहना शुरू कर दिए। लेकिन जब बाहर निकल के रहना शुरू किए तो खुले आकाश में रहना संभव नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने आवास यानी टूटा डंटा गढ़ करके और घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था, झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। और वे लोग बड़े जानवरों के बजाय छोटे जानवरों का शिकार करने लगे, ठीक है। अर्थात छोटे जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना, पंछी का शिकार करना। अब छोटे जानवरों में आ गया आप कैसे? बकरी, भेड़, ठीक है, इन सभी का क्या करते थे? शिकार करते थे। तो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने की वजह से ये लोग
दिन मतलब ज़्यादातर व्यस्त रहते थे, इसलिए इस काल में कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हो पाया या कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया। सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग, क्योंकि भैया छोटे छोटे जानवर को मारने के लिए छोटे छोटे औजार चाहिए, तो तीर का प्रयोग, भाला का प्रयोग, चाकू का प्रयोग, मछली फंसाने वाले कांटे का प्रयोग, ये भी सब बनाना शुरू कर दिया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, क्योंकि छोटे जानवर को मारने के लिए छोटा औजार, बड़े जानवर को मारने के लिए बड़ा औजार। ठीक है, अब मान के चलो यार तुमको मारना है मछली को, इतना बड़ा चटनिया लान, बड़ा सा पत्थर और पटक दे, ये मछली क्या मिलेगा? थोड़ा चटनी मिलेगा मछली का, क्या चटनी है उसको खाओ, है कि नहीं? तो समझ यहाँ तक भाई। माज दी एजिन नामक गुफा कहाँ मिला? फ्रांस में। अजलियन संस्कृति किस काल की संस्कृति? मध्य पाषाण काल। जलवायु परिवर्तन कब हुआ? मानी मौसम में परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। छोटे जानवरों का शिकार करना कब शुरू किया गया? जाहिर सी बात है, छोटे जानवरों का शिकार करेंगे तो उसके लिए हथियार कैसा चाहिए? छोटा। तो सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग कब किया गया? मध्य पाषाण काल में। आजीविका अभी भी क्या है उसका? आखेट और संग्रहण। मानव का सर्व प्राचीन पशु मित्र कौन था? जब वो घर बना के रहने लगे तो ये लोग कबीले के रूप में रहने लगे ना, समूह करके बन करके, तो इन लोगों का प्रमुख सर्व प्रमुख जो मित्र बना, सबसे प्यारा मित्र कौन बना? कुत्ता। क्यों बना कुत्ता? देखो, घर के पास उसको बांध दो, कोई बाहरी आदमी आएगा, करेगा भू भू, भाग भौंकना शुरू कर देगा कि देखो दूसरा आदमी आ गया। कौन आ गया? दूसरा आदमी। तो क्या यार, ये कुत्ता बहुत हमारा दोस्त है, ये किसी को घुसने देता नहीं है, तो इसका क्या बन गया? पशु मित्र बन गया। कौन था? कुत्ता। किसका पशु मित्र था? आदिकाल के मानव का, या फिर यूँ कह सकते हैं मानव का सर्वप्रथम मित्र कौन था? बना था? कुत्ता ही बना था, आदमी बाद में बना। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश। अरे आदमी तो था ही यार मित्र, मतलब पशुओं में मित्र कौन बना था सबसे पहले? कुत्ता। मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ी व भीमबेटका से मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र भी मिले, अर्थात मध्य काल में जो चित्र छापे गए ना, वैसे चित्र भी कहाँ से मिला? हमें मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ी से और भीमबेटका से मिला। फिर आता है मानव मांस को क्या किया? चूल्हे में पकाना शुरू कर दिया, क्योंकि आग का प्रयोग तो शुरू हो चुका था मध्य पूरा पाषाण काल में ही नियंत्रण मानव ने शुरू किया था। तो मानव ने क्या किया? मांस को चूल्हे पर पकाना भी शुरू कर दिया और घास को सिलबट्टे पर रख करके पीस करके भी खाना, चटनी बना के खाना शुरू कर दिया। किस काल में? मध्य पाषाण काल। परिवार प्रथा की शुरुआत भी किस काल में शुरू हो गया? क्योंकि भैया अगर घर रहेगा तो सबको थोड़े घुसा देंगे घर में, अपने परिवार का नाम पर भाई बहन भाई बाप बेटा लोग सब रहेगा। तो परिवार प्रथा का अस्तित्व भी कब शुरू होता है? मध्य पाषाण काल। इसके बाद आता है कौन सा काल? नव पाषाण। तो नव पाषाण काल के तहत इसका जो कालखंड है वो क्या है? 10,000 से लेकर के 4,000 वर्ष। तो 4,000 वर्ष पूर्व तक क्या क्या हुआ देखिए। सबसे पहले मानव जो है वो कृषि की ओर अग्रसर होना शुरू कर दिया। कृषि पद्धति का ज्ञान धीरे धीरे उनको होना शुरू हो गया कि मानवों को जमीन पर कुछ पौधे मिले, उसको दाना निकाला, कुछ दाने गिर गए, चला गया खा पी के दाना को, कुछ दिन के बाद देखता है यहाँ फिर से पौधा सेम टू सेम जन्म गया, वो भी बड़ा हुआ, उसमें भी दाने हो गए। तो ये प्रक्रिया ज्ञान हो गया। अच्छा, दाना गिरता है और पौधा निकल जाता है, दाना गिरता है पौधा निकल जाता है। इसी क्रम में क्या हुआ, एक बार दाना गिरा के गया, उन्हें चिड़िया आया चुप करके चल गया, तो हो भी नहीं किया। बोला अब क्या करें? तो वो देख लिया कि दाना को कौन खा रहा है? चिड़िया। अच्छा रुको, अब क्या किया? जमीन के अंदर दाना को डाल दिया, इससे बीज भी बच गया और वो कुछ दिनों के बाद बड़ा भी हो गया। तो इसको पद्धति समझ में आया कि अच्छा जमीन के अंदर ढक के रख देंगे तो चिड़िया से सुरक्षा, और इसको बहुत जल्दी ये क्या करेगा? ग्रोथ भी कर जाएगा। तो इस तरह से उन्हें खेती का ज्ञान होना शुरू हो गया कि किस प्रकार पौधे जन्म लेंगे, क्या प्रक्रिया होता है खेती करने का, और धीरे धीरे ये कृषि का ज्ञान होता गया और मानव जो है कृषि की ओर अग्रसर होना शुरू हो गया। कोई दिक्कत? मानव ने कृषि जो किया किन कौन से फसलों किया? सबसे पहले गेहूं, जौ, मक्का, मटर, मसूर आदि का खेती किया, ये उनकी प्रमुख फसलें थी। ठीक है, बैलों की सहायता से वो हल जोतते थे। ठीक है, अर्थात बड़े बड़े पेड़ों का जो तना काट करके, ठीक है, और बैलों को एक साथ करके जोड़ करके और उसको हल का प्रयोग करके क्या करते थे? जोतते थे। यानी हल भी जोतना शुरू हो गया। हालांकि हल का मतलब स्पष्ट बढ़िया स्वरूप नहीं था, लेकिन लकड़ी का प्रयोग करके हल बना करके वो लोग
बैलों की सहायता से हल को जोतते थे, खेत को जोतते थे। पशुपालन का कार्य भी नवपाषाण काल में शुरू हो गया। कौन सा कार्य? पशुपालन कार्य। कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर था। सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पाला? कुत्ता, क्योंकि बहुत वफादार होते हैं इसीलिए। बकरी, भेड़, सुअर, गाय और बैल को पालतू जो है बनाया गया, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला जानवर कौन था पालतू? कुत्ता। घोड़ा को बाद में पालतू बनाया गया, घोड़ा को बाद में पालतू बनाया गया। गाय के दूध का खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करने लगे। जब गाय को पाने लगे तो भाई दूध को क्या करेंगे? तो उसको भी खाने पीने में प्रयोग करने लगे। जानवरों को परिवहन के लिए प्रयोग करने लगे। अब जानवरों पर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो, ठीक है, लाद करके लेकर जाते थे। आवास के निर्माण की कला का ज्ञान भी उसको हो गया। एक अस्थायी घर बना करके रहना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, कृषि का ज्ञान हुआ, खेती यहाँ करेगा, रहेगा दूर में जाके, तो इसका रखवाली कौन करेगा? इसलिए वे लोग अब खेतों के बगल में ही अपना आवास बनाकर रहना शुरू कर दिए। आया बात समझ में? इसीलिए जो भी हमारे आरंभिक सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, वो नदियों किनारे मिला। क्यों मिला? क्योंकि नदी के किनारे भूमि उपजाऊ होती है, आसानी से सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। तो जहाँ पे खेत होगा, फसल होगी, कृषि का कार्य होगा, जहाँ पानी आसानी से मिल जाएगा, मानव वहीं रहेगा, तो वहीं पे खेत, बगल में वहीं पे घर भी। तो इस तरह से हमारा सभ्यता का विकास भी होता है नदियों के किनारे, ठीक है। आगे वस्त्रों को सिलने का ज्ञान भी उन्हें मिल गया। किनको? नवपाषाण काल के मानवों को। वे लोग सुई का प्रयोग करके और चमड़े के खाल को सील करके पहनना शुरू कर दिए, ठीक है। तो मानव जो है सील करके वस्त्र को कब पहनने लगे? नवपाषाण काल। वही डिजाइन बना के बनाना, ठीक है ना। कबीले का अस्तित्व, यानी एक कबीला बना करके, भाई 20, 25, 50, 100 लोगों का एक कबीला होगा, ठीक है, और उस कबीले में, उस एरिया में वही कबीले का लोग रहेंगे, और उसका एक कुल चिन्ह भी होगा, जिसको हम कहते हैं क्या? टोटम। क्या बोलते हैं उसको? टोटम बोलते हैं। तो हर एक कबीले का एक चिन्ह होता है। कभी देखें फेस पर लगा होगा, किसी के हाथ में लगा होगा, तो उस चिन्ह से पता चलता है कि यह किस कबीला का आदमी है, ताकि पहचान में आ जाए ये किस जगह का आदमी है। तो उनका एक चिन्ह भी होता था, उसको चिन्ह जो कहीं भी शरीर पे किसी भी अंग में उसको लगा दिया जाता था, ठीक है। और श्रम विभाजन इसी काल में हुआ। श्रम विभाजन मतलब जैसे पुरुष का क्या करेंगे? खेत जोतेंगे, तो महिलाएं क्या करेंगी? दाना बोएंगी, कटाई करेगी, दाना निकालेगी, ठीक है। तो अपना अपना अलग अलग काम को भी बांट दिया गया था। किस काल में? नवपाषाण काल में। और मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाना भी किसने शुरू किया? मानवों ने। किस काल में? नवपाषाण काल में। पहिए का निर्माण भी किया गया। किस काल में? नवपाषाण काल में। किस तरह का पहिया था? लकड़ी का पहिया था, ठीक है। लकड़ी काट दो। एक बार पहिया कैसे बना? एक बार काट रहा था, चीर रहा था बढ़िया, ठीक है, काटते काटते क्या हुआ? पहरा से गिर के नीचे लुढ़क गया। इसको गोल गोल घूरते 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 नीचे चल गया। नहीं बोला यार ये तो बढ़िया दिमाग है ना। अब दियो के बीच में छेद किया, लकड़ी लगाया और घुड़मुड़ा दिया, क्या बन गया? गुड़गुड़िया बन गया। तो को अच्छा ये बढ़िया तरीका है क्या? यानी इन्हें खोज क्या कर दिया? पहिए का। तो पहिए का निर्माण किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। नाव नुमा लकड़ी का आविष्कार भी इसी काल में हुआ, नदी पार करने के लिए। अब लकड़ी का देखो, हम एगो नाव बनाते हैं, मतलब ऐसे बनता है नाव। ये जो है क्या है? ये है लकड़ी। हमने इसको एक साथ यहाँ पे रख दिया, ठीक है, रख दिया ना। अब नीचे से भी वो हम इस तरह से लकड़ी दे दिए और सबको जो है रस्सिया से बांध दिया। क्या किए? रस्सिया से इस तरह से बांध दिया। बन गया मेरा नाव। इसको पानी में फेंक देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे, आराम से तैरते तैरते पहुँच, ठीक है। तो लकड़ी नुमा या नाव नुमा लकड़ी का आविष्कार किसने किया? नवपाषाण काल के मानवों ने, ठीक है, नदियों को पार करने के लिए। धार्मिक अभिरुचि भी शुरू हो जाती है नवपाषाण काल में। वे लोग मिट्टी की मूर्ति बनाना शुरू करते हैं, और मिट्टी की जो मूर्ति मिला है वो किसका मिला? नारी का, यानी औरतों का मूर्ति ज़्यादा मिला। इससे ये पता चलता है कि उस समय में मानव लोग जो है नारियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, या उसको ज़्यादा आदर करते थे, या फिर उसकी पूजा करते थे। ज़्यादातर नारी की मूर्ति मिलने का मतलब है उसका ज़्यादा सम्मान मिलना, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 आज का कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें आपको समय से शुरुआत जो हुआ मानवों का क्रमिक विकास, उसके बारे में जानकारी मिल गया, पाषाण काल की जानकारी मिल गई। हालांकि ये बिल्कुल हायर लेवल का था, इसमें आप कॉम्पिटिशन लेवल में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 11 का जो टॉपिक था वो मानव के क्रमिक विकास तक ही, भोजन संग्रहण तक ही सीमित था। तो आप सभी लोग इसके अच्छे से पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, और
कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।